पवन गुप्ता शिपिंग अपडेट्स में आने के लिए आपको थैंक यू। पवन गुप्ता हम लोग को बताएंगे अभी इस बार IMCT क्रैक किया, आपकी कितनी रैंक थी? 108 ऑल इंडिया रैंक है। कोई भी कोचिंग नहीं किया पवन ने। पवन बताएंगे उन्होंने कैसे क्रैक किया और मल्टीपल कंपनी के स्पॉन्सरशिप भी क्रैक किया। अभी सिनर्जी में जा रहे हैं, सिनर्जी से स्पॉन्सर है और SCI में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो पवन से ही पूछते हैं हम लोग सीधा। पवन शिपिंग अपडेट्स में आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप क्रैक किया, DNS के लिए जा रहे हैं। Yes, तो यही हम पूछेंगे कि आपने क्या क्या ऐसा किया जो सिनर्जी ने आपको फर्स्ट टाइम ही सिलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो फॉर्म्स भरते हैं हम लोग। पहले तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिल करते हैं, फॉर्म स्क्रीनिंग होता है, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद 17 मई को हमारा पेपर था, तो लखनऊ में मेरा सेंटर गया था। तो पेपर्स हुए सिनर्जी के। इस बार सेट कट ऑफ 44% आई गया था सिनर्जी का। तो उसमें सिलेक्ट हुआ। फिर इंटरव्यूज वाले राउंड हुए। इंटरव्यूज मेरा हुआ था 17 जून को दिल्ली में। इंटरव्यूज काफी इजी होते हैं सिनर्जी का, मतलब रिटर्न बोलते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। IMCT से तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं रिटर्न निकल जाता है, तो इंटरव्यूज ज्यादा हार्ड होते नहीं। इंटरव्यूज हुआ, अराउंड 15 to 20 के बच्चों ने अप्लाई किया था और उसमें से 400 बच्चों को इंटरव्यू से बुलाया। सो 400 आउट ऑफ 400 DNS से अराउंड 120 बच्चों को सिलेक्ट किया उन्होंने। तो इंटरव्यू से हो गया क्लियर। फिर मेरा मुंबई में SCI में पवई में। सो पवई में फिर वहाँ पे उन्होंने मेडिकल्स किया, तो मुंबई मेडिकल्स हो गया, एडमिशन हो गया। तो पवन आप इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया जैसे एंट्री किया, तो अगर क्वेश्चन याद हो क्योंकि सबसे पहला मेरा तो दो शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो मेरा इवनिंग वाला शिफ्ट था इंटरव्यू का। सो उस टाइम पे इंटरव्यू सेट की जाते हैं, तो काफी ऐसे ज्यादा इंट्रोडक्शन भी उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने डायरेक्ट पूछा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, रैंक कितनी है। तो उन्होंने ज्यादातर मुझसे नॉन टेक ही पूछा, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने कितना रैंक आई है, मार्क्स अच्छे हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं। नॉन टेक में ये सब पूछा था। ज्योग्राफी अच्छी ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पूछी थी। जैसे क्या ज्योग्राफी में पूछ रहे थे, सीजन्स पूछ रहे थे, डे एंड नाइट पूछ रहे थे, ओशियंस, टाइड्स, स्टेट्स पूछ रहे थे, बाकी कैनाल्स वगैरह ये सब पूछा था हमने। और नॉन टेक में और वही पूछा था, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पूछा था। मैंने काउंसलिंग नहीं भरा था, तो पूछा था काउंसलिंग क्यों नहीं भरा, तो मैंने बताया DNS करना मुझे, तो वो सब हुआ। अच्छा, तो आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कहाँ से पता चला था? मर्चेंट नेवी जैसे क्लास 12 के बाद बहुत कंफ्यूज था मैं। वैसे जेई सब कर रहे थे, तो जेई ऐसे भरा था मैंने फॉर्म, पर मैंने दिया नहीं जेई के पेपर्स। तो ऐसे ही करियर के बारे में सर्च करते करते मुझे पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में, IMU कैंपस के बारे में, कि यहाँ से बीटेक कर सकते। फिर धीरे धीरे और सर्च करने मुझे DNS डिप्लोमा कोर्स करने पता चला, मुझे मर्चेंट नेवी स्पॉन्सरशिप, इंटरव्यू, इन सब बारे में मुझे पता चला। तो लास्ट 2-3 मंथ 4 मंथ से मैं इसी प्रिपरेशन में लगा हूँ IMU कैंपस के लिए। तो साथ में मैंने DNS के लिए कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप पेपर्स के लिए। तो आपने कहीं से मर्चेंट नेवी के लिए ये IMCT के लिए कोचिंग लिया या फिर डायरेक्ट? नहीं, मैंने कहा ना थोड़ा जेई प्रिपेयर करना था, मेरे पास जेई की नोट्स, NCERT की नोट्स 11-12 थे, तो वही से रिवाइज किया मैंने PCM के लिए। और बाकी इंग्लिश, एप्टीट्यूड और GK वगैरह के लिए मैंने पैरामाउंट फ्री लेक्चर दिए। मतलब कोई भी बच्चा है घर से बैठ के आराम से तैयारी कर सकता है। मर्चेंट लेवल सॉरी मर्चेंट भी काफी इजी, NCERT से बहुत नीचे लेवल पे आते हैं पेपर। अच्छा। NCERT को पढ़ा है तो बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। इसने NCERT अच्छे से पढ़ी 11-12 की, तो मर्चेंट भी क्लियर कर सकता है आराम से, उसकी रैंक 2000 के अंदर आ सकती है। हाँ, तो आपने भी वही किया था, NCERT से लगाई थी जो भी है। बाकी BYQ से लगाया, BYQ से मॉक लगाया था। अच्छा हाँ, ये सब। तो आप कुछ ये क्वेश्चन याद हो गया ऐसा कुछ जो IMCT में दिया था, इतनी अच्छी रैंक जो आई, आपका क्या टाइम शेड्यूल था कुछ बताएंगे? ऐसे कुछ नहीं, ऐसे मैंने पूरे अप्रैल और मई 2 मंथ्स मैंने लगभग लाइब्रेरी जाता था 8 आवर्स की क्लास, इतना तो मिनिमम पढ़ा। सर मतलब खाली 2 मंथ का ये है जो 180 रैंक ऑल इंडिया है ये? हाँ, देखा जाए तो रिवीजन कर सकते, रिवीजन, BYQ मॉक कोई भी आराम से घर से कर सकता है, कोई बड़ी कोचिंग की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, कोचिंग की जरूरत मैं भी अगर चाहो इंटरव्यू के लिए, वो भी इंटरव्यू इजी होते हैं, चाहो तो उसे प्रिपेयर कर सकते हो, पर चाहो तो मॉक इंटरव्यू के लिए तुम ले सकते हो बैच में से। मतलब जिसको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि लग रहा है कि कोचिंग कहीं कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं था, क्योंकि मैंने जेई छोड़ा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस टाइम गिर गया था, बिकॉज जेई कर रहे थे सब, तो मैंने छोड़ दिया था, तो बहुत कंफ्यूज था मैं। फिर मर्चेंट नेवी में लग रहा था कैसे करूंगा क्या होगा, क्योंकि बहुत नॉलेज, बहुत इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो धीरे धीरे यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ चैनल थे जो बता रहे थे कैसे क्या है। चैनल आप देखिए शिपिंग अपडेट्स, शिपिंग अपडेट्स में काफी देर वाला चल रहा था, शिपिंग अपडेट्स। हाँ, तो आपको देखा मैंने शिपिंग अपडेट्स में। तो मतलब सोशल मीडिया से ही आपको पता है? सोशल मीडिया, यूट्यूब। हाँ, सोशल मीडिया तो यूज नहीं करता, यूट्यूब भी करता। आपके कितने फ्रेंड्स होंगे जो मर्चेंट नेवी फील्ड में आए होंगे या फिर आप अकेले हैं? नहीं, ऐसे कोई मर्चेंट नेवी मेरा कोई जान पहचान का या दोस्त नहीं है, ऐसे आने के बाद और दोस्त बने मर्चेंट नेवी फील्ड में, ऐसे कोई पहले नहीं था। और जो क्लासमेट्स वगैरह थे उसमें से कोई आया कि आप अकेले इस फील्ड में आए हैं? जितने क्लासमेट है सब जेई नहीं पढ़े। तो आपने दोस्तों से बोला, जैसे दोस्त होते ना हम ये करने जा रहे हैं चलो ये कर लो, तो आपने किसी से बोला? नहीं बताया। सब बिजी थे, सब उस टाइम जेई के मेंस और एडवांस पेपर चल रहे थे, तो किसी
से जल्दी बात नहीं होती थी उस टाइम। अब तो होती है, अब पेपर सब कुछ कम है, उस टाइम सब बिजी थे ना, तो तो आप जब भी अपना फील्ड चेंज किए सबसे अलग हो गए आप, तो किसी ने दोस्तों ने कहा यार कहाँ चले जा रहे हो चिल्ली नहीं, क्या है तो उस टाइम थोड़ा कम फोन उठा दूंगा लोगों का। अच्छा मतलब अपना फोकस था कि तो यही करना। हाँ, उस टाइम 12th आप किससे किए हो? कौन? सीबीएसई इंग्लिश। सीबीएसई से 12th आपका हुआ है और 11th 10th हाँ सर, 10th 12th बचपन से हाँ, आपका सीबीएसई। हाँ। उसका फिर कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको मिला है? हाँ, इंग्लिश कहते हैं लोग कि बहुत नहीं होता लोगों से, बहुत इजी होती बहुत है, easy है। जी। आपने इसके अलावा भी और कौन कौन से, जैसे हम बता रहे थे कि कौन कौन सी कंपनियों के इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज तो सिर्फ मैंने अभी 2 ही दिया, एससीआई दिया और सिनर्जी दिया। बाकी में भी एंग्लो के इंटरव्यूज शेड्यूल होते हैं अगर रिजल्ट आते तो। और बाकी फॉर्म्स रिटर्न दिए काफी सारे। फ्लीट मैनेजमेंट का मैंने रिटर्न दिया, एमएससी का रिटर्न दिया था, एंड एंग्लो का रिटर्न दिया, सिनर्जी का रिटर्न दिया। तो आप जैसे एमएससी के बारे में ही बता रहे थे, हाँ। तो उसका घर बैठे बच्चे करते हैं, हाँ, तो उसका क्या, सभी बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऐसे, तो आपके हिसाब से क्या है? नहीं, जितने भी स्पॉन्सरशिप पेपर्स ऑनलाइन होते हैं ना, ज्यादा अच्छे से रेगुलेशन नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन, चीटिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं। इवन कट ऑफ एमएससी का 50 आउट ऑफ 50 जाता है, उनको सिलेक्ट करना है 100-200 बच्चों को, तो उससे ज्यादा बच्चों की 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, तो अगर 50 आउट ऑफ 50 नहीं होगा और तुम चीटिंग नहीं की हो, तुम्हारा कट ऑफ नहीं निकलने वाला, तुम्हारे पे एमएससी का नहीं निकला। तो कहीं कहीं ये बेस क्या आपने देखा कि बच्चे जो है, फर्स्ट एंड ग्रेड में भी यही होता है, इससे ग्रेड फॉर्म्स भी नहीं मिलते। अच्छा ग्रेड में भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, Online इसमें एग्जाम होता है ऑनलाइन, वो चीटिंग शेडिंग में कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, 343 साइड से इस बार बॉयज के लिए कट ऑफ है, हर साल तो 300 पे हो जाता था, इस बार 343 ही है। ग्रेड हो गया, एमएससी हो गया, उसके अलावा आपने जैसे एंग्लो का अगलो तो ऑफलाइन लेके आए हैं। दिल्ली। तो इन सब में सबसे टफ आपको किसका लगा? ऑफ कोर्स सिनर्जी लुक करता है, सो काफी स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं, इंटरेस्टिंग सिनर्जी काफी लेंथी पेपर आता है, बहुत कैलकुलेटेड पार्ट भी था। अच्छा लाइक कुछ अगर याद हो आपको ऐसा जो ऐसे एप्टीट्यूड फोकस है बहुत ज्यादा, 100 क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड्स के, काफी अच्छा रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है, और पीसीएम भी अच्छे आते हैं क्वेश्चन से, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बट काफी कैलकुलेटिव पार्ट डाल देता है इसमें, कैलकुलेशन करने में उन्होंने कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया, कैलकुलेटर बाहर निकाल दिया था हमारा, और ना कंप्यूटर पे कैलकुलेटर था, वैसे बोला गया था कि कैलकुलेटर रहेगा, पर नहीं था, तो कैलकुलेट करने बहुत समय जाता। मैंने अराउंड 140-50 क्वेश्चंस किए थे, टोटल कितना? 200 में से 200 में 140। हाँ, किए थे, काफी गलत भी हो सकते हैं, तो कट ऑफ बोला ना अराउंड 110 गया होगा, 100 या 110। अच्छा तो आप वो लोग क्या देते हैं, मतलब कि आप मेरिट लिस्ट में है या हाँ, फिर merit कट देते हैं या फिर मेरिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिटर्न क्लियर होता है तो सभी बच्चों को मिल जाता है, जो क्लियर किया उनको मिल जाता है, जो नहीं क्लियर किया उनको बेस्ट ऑफ लग जाता है। हाँ, सो सबको पास जाता है सिनर्जी का मेल। उसके बाद फर्स्ट ऑफ रिटर्न हो गया, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आईएमसीडी रैंक देखते हैं, उसके बाद लास्ट में एक कंबाइंड मेरिट टेस्ट होती है। तो कंबाइंड मेरिट टेस्ट में इस बार लगभग 163 बच्चों का नाम था, तो उसमें मेरी 29 अच्छा किसी को जैसे अभी मर्चेंट नेवी में जाना है, जैसे आप भी बताया बहुत कम अवेयरनेस है, आपको 2-3 महीने पहले ही पता चला और उसमें इतना अच्छा किया आपने। हाँ। तो जिसको जाना है या 12th कर रहा है, 11th में है, 10th में एक बच्चा है, या जो पास आउट में 1-2 साल हुआ, तो उनके लिए क्या आप बताएंगे कैसे जाना? अगर वो पढ़ाई कर रहे 11th 12th या 10th में आता तो 11th 12th अच्छी कर दे तो बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए, उनको बस फोकस करना है ज्योग्राफी या जीके वगैरह पे, इंग्लिश वगैरह, क्योंकि स्टेटस पीसीएम है, पीसीएम में पढ़ाई उन्होंने अच्छे से रोल हो जाएगा। और अगर वो ड्रॉपर मतलब उनका 12th हो चुका है तो रिवीजन करें, तो उनका अच्छा है, उनका 11th पर तो रिवीजन करें, नहीं तो फिर प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, वापस पढ़ सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, फ्री एनसीईआरटी लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, उससे पढ़ ले। तो जैसे आपने बताया 1 साल का 2025 में आपका जो है 12th हुआ था, तो इस बार कुछ आपको उसमें दिक्कत हुई और कंपनियों में कुछ कंपनियां? वैसे 1 ईयर ड्रॉपर में ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इस साल बस तोलानी ने कहा कि 1 ईयर ड्रॉपर को नहीं ले रहे हैं, अच्छा वो सिर्फ 12th अपियरिंग को लेते हैं। अच्छा हाँ, वो 12th अपियरिंग सिर्फ उसको ले रहे थे, फर्स्ट ईयर ड्रॉप भी नहीं ले रहे थे। बाकी ऐसी कुछ कंपनीज है जो 19 ईयर्स एज के बाद नहीं लेती, और बहुत कम ही कंपनीज है जो एनआईओएस लेती है, जिसका 12th होना चाहिए, और एनआईओएस एक्सेप्ट नहीं, बहुत कम ही कंपनीज एनआईओएस लेती है, और बाकी एज क्राइटेरिया आता ही है। तो आपको इसमें जितनी भी कंपनियों को दिया सब, मतलब सबका इजी और किसी का हार्ड लगा आपको, या फिर पेपर स्पॉन्सरशिप पेपर्स हमेशा से इजी आते हैं, सारी कंपनीज के इजी होते हैं, अच्छा। जेट के भी इजी थे, एमएससी के भी इजी थे, पेपर्स इजी होते हैं, बस कट ऑफ हाई जाता है, और भीड़ इतनी है ना, कट ऑफ तो हाई जाते हैं। तो जो बच्चे अभी कर रहे हैं उनको क्या सजेशन देगा आप, किस तरीके से तैयारी करेंगे, या फिर जो कुछ भी नहीं जानते उनको बीएससी डीएनएस बीटेक करना है, तो आपने जैसे डीएनएस ले जा, ठीक ना, आपकी इतनी अच्छी रैंक है, यानी उनका कोई भी कैंपस मिल जाता आपको, है ना, तो आपने डीएनएस से क्यों चूज किया? हाँ, डीएनएस सबसे पहले बात तो 1 ईयर कोर्स होता है, रेसिडेंशियल 1 ईयर कोर्स होता है, उसके बाद 2 इयर्स का 18 मंथ्स का ऑनबोर्ड शिपिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, तो इसीलिए किया था क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी मिल जाती है, तो वन ऑफ द मेजर रीजन तो यही था मेरा डीएनएस करने का। मतलब बीटेक से ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट बीटेक मेरे को 4 ईयर पहले
कोर्स करना पड़ेगा और फिर उसके बाद 6 महीने ट्रेनिंग, उसके बाद जाके हम 4th ऑफिसर बनेंगे। तो इस वजह से मेरा तो ये था। बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हें बीटेक करने का मन है, क्योंकि ऐसी कंडीशन को करना है वो कर सकते हैं, ऐसे कोई बाउंड तो है नहीं। तो अभी जैसे सिनर्जी का फॉर्म निकलता है तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा बताएंगे बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं पता है कि कब उनको फॉर्म आता है, कब अप्लाई करना है, कैसे उनका एग्जाम शेड्यूल होता है, कैसे इंटरव्यू शेड्यूल होता है? सिनर्जी के फॉर्म्स आई थिंक 1-2 महीने पहले आ गए। 17 को पेपर शेड्यूल था, आई बिलीव अप्रैल पूरा अडल्ट फॉर्म्स लाइक तो फॉर्म भर सकते थे हम लोग। उनका फीस भी लगभग फॉर्म का 2500 रहता है, उसमें तीनों रहता है, बीएससी, बीएमएस और बीटेक, तीनों के भरते हैं उसमें। और फॉर्म्स भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से भरना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्लीनिंग होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं। 17 मई को था, उसके एक हफ्ते बाद तो हमारा एमयूसीटी था। तो जो एमयूसीटी में पढ़ा वही पढ़ के गया था मैं सिनर्जी पेपर देने, तो उससे बहुत दिक्कत नहीं होती, वही रिवीजन ही हो जाता पेपर एक बार देते हो। और फिर इंटरव्यूज भी मैंने ऑनलाइन खुद से ही पढ़ा था, जो थोड़ा बहुत रिवाइज सिनर्जी जो मिल गया था ऑनलाइन, वो रीड किया था इंटरव्यूज के लिए। बस तो कहीं से अलग से तैयारी नहीं की, हमने अलग से तैयारी कोई कर बैच वगैरह नहीं लिया, कोई बैच किसी का नहीं लिया, घर बैठे तैयारी की। जैसे आप कह रहे हैं कि जो रिवीजन करना चाहता है खाली मान लीजिए हो गया उसका, है ना, तो क्या ये बुक से कर सकता है आराम से घर बैठे? आईएमसीटी इंट्रेंस एग्जाम बुक से, इसमें सब कुछ दिया गया है, आप देख ही रहे हैं, है ना। अगर लास्ट में रिवीजन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा तो शॉर्ट नोट से या फिर फॉर्मूला रिवाइज करें अगर पेपर्स के लिए। बाकी अगर हाँ 2-3 महीने हैं तो आराम 2-3 महीने हैं, आप अगर कहीं कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो ये बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आपको, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, है ना। और एक चीज ये पूछेगी, इंटरव्यू में जैसे इसके पहले भी कभी इंटरव्यू दिया था आपने या फर्स्ट टाइम ऐसे किसी कंपनी का या कॉलेज के इंटरव्यू देने गए थे आप? तो फर्स्ट टाइम जब भी गए आपने सिनर्जी के इंटरव्यू दिए, कितने कैपिटल्स या पैनल कितना था? देवर 3 पैनलिस्ट, 3 ही पैनलिस्ट थे। तीनों लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ, उनका डिपार्टमेंट लगता है, कोई नॉन टेक क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई टेक क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई ऐसे नॉर्मली सभी। आप जैसे सिनर्जी का तो क्लियर कर दिए, हाँ। जो बच्चे सिनर्जी के लिए जा रहे हैं तो कॉमन कुछ आपको दिखा कि ये चीजें आप तैयार करके जाइए आप इंटरव्यूज के लिए? सिनर्जी इंटरव्यूज नहीं जाते तो लाइक डिवाइसेस ऑनलाइन अवेलेबल है, तुम क्वेश्चंस रीड कर लो, तुम क्वेश्चन सारे पढ़ लो, सारे बेसिक लॉज वगैरह होते हैं, फॉर्मूलेस जो पढ़ा है वो सब अच्छे से रिवाइज रखो। अपना टेक्निकल पार्ट तो स्ट्रांग, जो चीज पढ़ी हो वो चीज तो गलत नहीं करनी चाहिए। बाकी नॉन टेक में उन्होंने जो सिचुएशन बेस्ड पूछ लिया कुछ पूछिए तो अपने कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से दे दो, तो ऐसे नर्वस नहीं थी, बहुत आराम से पूछते हैं। वो लोग खुद ही बोलते हैं, वो लोग आए थे पहले बता रहे थे, ऐसे शॉर्ट इंटरेक्शन की रहता होगा, बहुत ज्यादा ऐसे फॉर्मल नहीं। अच्छा, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे सामने से, कुछ ऐसे भी है जो आपको नहीं आते रहे हों? कुछ ऐसे एक दो थे? मुझे ये याद आ रहा है, उन्होंने साथ पूछा था कि अगर लगन हेमिस्फीयर में समर है तो बताओ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा कि विंटर्स। तो उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो उस टाइम थोड़ा सा वो मैं बोल दिया था कि आई विल लुक इन दैट। मतलब आप बोल सकते हैं आपको नहीं आता, तो एटलीस्ट उनको परेशान ना करो, है ना। हां, बोल सकते हो, कंफ्यूज मत करो, घुमाओ मत। वो देखना चाहते हो कि माय कॉन्फिडेंस कितना है, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माय लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं, तुम्हें इस फील्ड के बारे में पता है कि नहीं, अवेयरनेस कितनी है, ये सब देखना चाह रहे हो। वो तुम्हारे सिर्फ नॉलेज नहीं देखना चाह रहे कि 100 में से 100 क्वेश्चन बता रहे हो, ऐसे नहीं। बस वो लोग पूछ रहे हैं, उसको टैकल आप कैसे कर रहे हो, कैसे रिप्लाई कर रहे हो, वो देखते हैं। और जैसे आप बता रहे थे आप एससीआई में गए थे इंटरव्यू के लिए, हां, एससीआई में क्या हुआ था बताते हैं? एससीआई इंटरव्यूज तो बहुत ही अजीब सा था। हाँ, उन्होंने तो लाइक सही से इंटरव्यू हमारा लिया ही नहीं, तो उसके बारे में क्या ही बताऊं। चलिए, और उसके अलावा जैसे आईएमआई में आप गए तो फ्लीट मैनेजमेंट के कुछ लोग थे या आईएमआई कॉलेज वाले ही आपका रिटर्न? हाँ, मतलब कंडक्ट तो आईएमआई करा रहा था स्पॉन्सरशिप पेपर, फिर फ्लीट मैनेजमेंट के पेपर। तो क्या सिनर्जी से टफ कुछ आए थे उसमें या फिर 9th कंफ्यूजन 9th मतलब इजी बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस थे? हां, तो बच्चे हाँ, सोचते तो बहुत पहाड़ है। बाकी ज्योग्राफी वगैरह। हाँ, तो कौन एक दो चीज और आपसे पूछेंगे, जब भी आपने मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला आपको, तो आपने घर पे बताया, तो आप जैसे बता रहे थे घर पे फैमिली में कोई नहीं है, रिलेटिव कोई नहीं है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्या बोले? नहीं, ऐसे घर वालों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि यही करो वो करो। वैसे मैं जेई करने का पहले था कि लगता था जेई करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं इंटरेस्ट चला गया, 9 to 5 जॉब ऐसे बोरिंग रही, मोनोटोनस रही, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मेरे को जेई में। सो प्रिपेयर करना ही, जब तक गोल नहीं होगा तब तक तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता मैं। सो फिर मैंने जब मर्चेंट नेवी बारे में पता किया, धीरे धीरे उसके बारे में रिसर्च की, सब किया, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। सो धीरे धीरे वो क्या घर पे बताया मैंने, घर पे कुछ नहीं बोला, जब पेपर्स निकल जाए ज्वाइनिंग है सो कहाँ रहो कैसे, अब तो घर वाले ज़्यादा पूछते हैं ना। सो ऐसे ज़्यादा है नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बता दिया तो। नहीं, जैसे घर वालों को नहीं पता रहता ना, तो सोचते बेटा घर से दूर जाएगा, इतना पानी में कैसे रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। जिसको नहीं पता है वो लोग ज्यादा आगे बताते हैं, अरे मर्चेंट नेवी में ऐसा होता है, आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है, अरे कहाँ चले जा रहे हो, फंस जाओगे, है ना। तो नहीं है मर्चेंट नेवी में शिपिंग सब लाइन सब सेफ्टी रेगुलेशन बहुत हो गया। आप मर्चेंट नेवी में क्या देखेंगे ऐसा कुछ एक दो चीज बताएंगे? मैंने जब देखा, मैं तो ऑफिसर्स को देखता हूँ, मर्चेंट नेवी ऑफिसर डिसिप्लिन रिस्पांसिबल लाइफ वो देखकर, बाकी ट्रेनिंग रहती है, सब ये सब क्वाजी दूसरे इंस्टीट्यूट बोलते हैं लोग, तो ये सब देख मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था। हाँ, कि मतलब जो रेगुलर, हाँ, बाकी ट्रैवल भी कहते हैं लोग कि ऑन स्टडीज मिलती है जब, तो मतलब कुल मिला के आपको 9 to 5 जॉब नहीं करना था, एक ही डे बाय डे वही करना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था।
कुछ अलग से नहीं चला। हाँ देखना हमसे है। आप लोगों ने देखा पवन ने सिनर्जी का इंटरव्यू क्रैक किया है, उन्होंने बताया क्या क्या वहाँ पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। आप लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो घर बैठे आराम से कर सकते हैं। आपको कुछ इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, मैं या पवन जो भी रहेगा रिप्लाई कर देंगे, है ना। यस सर। और बाकी ऐसे वीडियो के लिए शिपिंग अपडेट्स को फॉलो कर दे, सब्सक्राइब कर दें फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड नोटिफिकेशन हो गई, नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। बाकी कुछ भी रहा तो आप लोग कमेंट्स करिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई करें। इसका नहीं जाता तो हम लोग कोशिश करते हैं जो भी बंदा आएगा नया हम लोग उनसे बात करेंगे, या फिर कभी पवन जब थर्ड ऑफिसर बन जाएंगे एक बार फिर, या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर से हम लोग कर लेंगे, जो भी आप लोग के मन में वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू पवन शिपिंग अपडेट्स आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।